मैं कुंदन सर आप लोग को बताए थे कि टेस्टिस का संरचना और टेस्टिस के क्लास के बारे में आप लोग को बताए थे, और हमने ये भी बताया था कि टेस्टिस के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टेस्टिस को 3 आवरण ढके हुए रहता है, जिसमें पहला होता है बाहर से भीतर की ओर अगर देखेंगे तो सबसे फर्स्ट होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड जो होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। हमने ये भी बताया था कि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। तो नाउ अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को याद दिला देते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये तीनों के बारे में बता रखा था। अब मैं एक एक करके लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत भीतर की ओर धंसा रहता है। भीतर की ओर धंस कर और ये भीतर की ओर धंस कर लगभग एक कोष्ठ का निर्माण करता है, जिस कोष्ठ को हम लोग ब्रिसल कोष्ठ कहते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत भीतर की ओर धंस कर ब्रिसल को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया भीतर की ओर धंसकर ब्रिसल को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देता है। विभक्त कर देता है, जिसे ब्रिसल कोष्ठ कहते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जो स्तर लेयर है, ये सबसे अंतिम लेयर है। ये जो धंसकर ब्रिसल को कितने कोष्ठों में विभक्त कर देता है? ये धंसकर ब्रिसल को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देता है, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, यानी ब्रिसल कोष्ठ कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि ब्रिसल कोष्ठ के अंदर नलीनुमा संरचना 2 से 3 नलीनुमा संरचना होता है। ब्रिसल कोष्ठ के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 3 नलीनुमा संरचना होता है, जिसे शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। तो ब्रिसल कोष्ठ
विल्सन कोष्ठ में नलीनुमा विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 नलीनुमा संरचना होता है। विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 नलीनुमा संरचना होता है, जिसे शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। तो विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 नलीनुमा संरचना होता है। विल्सन कोष्ठ है और इसके अंदर 2 से 3 नलीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक विल्सन में लगभग कितने विल्सन कोष्ठ होते हैं, तो 250। चूंकि एक विल्सन में 250 विल्सन कोष्ठ पाया जाता है। और क्या देख रहे हैं कि एक विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। अब स्वाभाविक है कि एक विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। एक विल्सन में कितने विल्सन कोष्ठ होते हैं? 250 होते हैं। और एक विल्सन कोष्ठ में, यानी हम एक की बात कर रहे हैं, ऐसा 250 संरचना है, लेकिन हम एक विल्सन कोष्ठ की बात करेंगे तो एक विल्सन कोष्ठ के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। यदि हम 250 को 3 से मल्टीपुल करते हैं, लगभग 750, यानी आप कह सकते हैं कि विल्सन के अंदर 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। विल्सन में 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। विल्सन में 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। तो विल्सन में कुल मिलाकर के कितना शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है? तो 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अब यहाँ पर शुक्रजनक नलिका जो होती है, ये क्या करती है? शुक्रजनक नलिका क्या करती है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुक्रजनक नलिका के बारे में हम जानेंगे। आपको बता दें, शुक्रजनक नलिका को ही विल्सन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो एक पॉइंट और है, जो ये शुक्रजनक नलिकाएं होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे विल्सन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
विल्सन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो शुक्रजनक नलिका को ही विल्सन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ना आप लोग यहां तक लिख सकते हैं। चलिए फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है और एक बार नहीं कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड में कि शुक्रजनक नलिका का सचित्र वर्णन करें या शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट को दर्शाएं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिफेरस लोब्यूल्स। तो शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ seminiferous tubules। यदि हम शुक्रजनक नलिका का एक अनुप्रस्थ काट को दर्शाएं तो कुछ इस तरीका से ये दिखाई देते हैं। ये शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट है जिसका सबसे बाह्य भाग या बाह्य स्तर है उसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया। और सेकेंड लेयर जो है उसे जनन उपकला। जनन उपकला कहा जाता है। जनन उपकला जल एपिथेलियम भी कहा जाता है इसे। अब यहाँ पर जो कोशिका जैसा संरचना है इसे हम लोग, ये सेल जैसा जो संरचना है इसे हम लोग शुक्रजनक कोशिका स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है। शुक्रजनक कोशिका
स्पर्मेटोगोनिया सेल। शुक्रजनक कोशिका स्पर्मेटोगोनिया सेल। और ये ध्यान देने की बात है कि शुक्रजनक कोशिका के बीच बीच में एक और कोशिका, लंबवत कोशिका पाया जाता है, जिस लंबवत कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, ये जो है ये सर्टोली कोशिका है। सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, ये सर्टोली कोशिका है, ये शुक्रजनक कोशिका है। अब यहाँ पर शुक्रजनक कोशिका क्या करता है, सर्टोली कोशिका क्या करता है, ये जानने से पहले हम आपको याद दिलाते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर इसका शुरुआत ये आया कहाँ से, शुक्रजनक नलिका ये आया कहाँ से, ये देख लेते हैं। मैंने बताया था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है यह भीतर की ओर धंसकर विल्सन को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देता है, जिसे विल्सन कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक विल्सन कोष्ठ के अंदर 2 से 3 नलीनुमा संरचना पाया जाता है। इस नलीनुमा संरचना को हम लोग शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। तो आपने देखा शुक्रजनक नलिका ये विल्सन कोष्ठ है, इसकी संख्या 250 होती है पूरे विल्सन में, और शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है ये पूरे विल्सन में लगभग 750 पाए जाते हैं। तो ये शुक्रजनक नलिकाएं जो है, यदि हम शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट को दिखाएं तो कुछ इस तरीका से शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है। शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है। तो शुक्रजनक नलिका को जब हम काट करके दर्शाते हैं तो इसके अनुप्रस्थ काट को दर्शाते हैं तो सबसे बाएं जो स्तर है यह ट्यूनिका प्रोप्रिया कहलाता है। सेकेंड जनन कला, और इसके अंदर का जो संरचना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से जानना है, इसके बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शुक्रजनक कोशिका क्या करता है, तो शुक्रजनक कोशिका के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रजनक कोशिका के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये याद रखना है आप लोग को। शुक्रजनक कोशिका द्वारा ही, शुक्रजनक कोशिका के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्रजनक कोशिका के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिका क्या करता है, तो परिवर्धित हो रहे शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका के द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है। पोषण प्रदान किया जाता है।
तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि शुक्रजनक नलिका के अंदर सर्टोली कोशिका है और शुक्रजनक कोशिका है। शुक्रजनक कोशिका ये शुक्राणु का निर्माण करता है, ये क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। और सर्टोली कोशिका क्या करता है? ये सर्टोली कोशिका शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? तो पोषण प्रदान करता है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा शुक्रजनक कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। और इसके बाद आपने देखा कि सर्टोली कोशिका क्या करता है? शुक्राणु को, जो परिवर्धित हो रहे शुक्राणु होते हैं, उसे पोषण प्रदान करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज और याद रखना होगा कि शुक्रजनक कोशिका जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे नर जनन कोशिका भी कहा जाता है। तो शुक्रजनक कोशिका को नर जनन कोशिका कहा जाता है। तो हम लोग अभी भी देखे कि शुक्रजनक कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आखिरकार कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है ये हम देख लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब हम आप लोग को शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन oogenesis की क्रिया जब पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा डीपली बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि वह शुक्रजनक कोशिका के द्वारा किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रजनक कोशिका, जिसे हम लोग मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहते हैं, इसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। इसे मेल जर्म सेल भी कहा जाता है, मेल जर्म सेल। ठीक है, तो याद रखना है कि शुक्रजनक कोशिका जो होते हैं ये डायप्लॉइड होते हैं, ट्वेन होते हैं और ये डेवलप होकर आगे बढ़ करके विकसित होकर के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करते हैं। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तत्पश्चात इसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है। कुल मिलाकर के अर्धसूत्री विभाजन 2 बार हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है वह किसके समान होता है? तो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यहाँ कोई विभाजन वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? ट्वेन है। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। और पुनः अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु पूर्व का जिसके फलस्वरूप शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। और ये भी अगुणित ही होते हैं, बिल्कुल अगुणित हो गए। और शुक्राणु पूर्व से किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु पूर्व से किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का, स्पर्म का। ये हो गया आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये हो गए आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर भीतर की ओर धंसकर विल्सन को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देता है और प्रत्येक विल्सन कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है, जिसे शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। हमने शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट को जब दर्शाया तो उसमें क्या देखे? हमने देखा कि इसके अंदर क्या है? तो शुक्रजनक कोशिका है, जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। और शुक्रजनक कोशिका के मध्य यानी बीच में एक लंबवत कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। और ये सर्टोली कोशिका परिवर्धित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो हमने देखा कि शुक्रजनक कोशिका किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण करता है। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब इसे मिटा देते हैं। सर्टोली सेल, इसका कार्य देख लेते हैं। सर्टोली सेल
यानी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। जैसे कि हम लोग देखे सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है, तो हम आपको बताए थे। इसका कार्य अगर देखेंगे तो हम लोग ने देखा कि इसका जो पहला कार्य है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, और सेकेंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड है कि सर्टोली कोशिका हार्मोन का भी स्राव करती है। जी हाँ, सर्टोली कोशिका हार्मोन का भी स्राव करती है। हार्मोन का स्राव, भाई कौन सा हार्मोन का स्राव करती है? तो सर्टोली सेल दो हार्मोन का स्राव करती है। पहला एबीपी, फर्स्ट जो हार्मोन है वो है एबीपी, एंड सेकेंड जो है वो है इनहिबिन। एबीपी इसका पूरा नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये इनहिबिन हार्मोन, ये दो हार्मोन का स्राव कौन करती है? तो सर्टोली कोशिका के द्वारा स्राव होता है। हालांकि आपको बता दें कि एबीपी हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन, एबीपी हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संकेंद्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संकेंद्रित करता है। और इनहिबिन हार्मोन जो है यह एफएसएच के स्राव को संदमित करता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है। लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले आपको सबसे पहले शुक्रजनक नलिका, इसका जो हमने अनुप्रस्थ काट बताया था, इसे दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।